नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज आपको मिलेगा 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। करीब 1.5 महीने पहले जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी लोगों की रोजगार की सुरक्षा के नाम पर H-1B वीज़ा धारकों से संबंधित आदेश जारी किया था, तभी यह साफ था कि चुनावी साल में दूसरे देशों के कामगार मुद्दों की भेंट चढ़ने वाले हैं। उस समय भी ट्रंप ने अमेरिकियों के हित सुनिश्चित करने का हवाला देकर यह सख्त आदेश लागू करने की ओर कदम बढ़ाए थे और अब उस पर हस्ताक्षर करते हुए भी उन्होंने यही दलील दोहराई है। हालांकि पहले भी प्रवासी भारतीयों से लेकर दूसरे तमाम क्षेत्रों से इस फैसले को वापस लेने की आवाज़ें उठी थीं। वैश्विक संकट के इस दौर में यह उम्मीद की जा रही थी कि ट्रंप इस पर विचार करेंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने H-1B वीज़ा धारकों को अमेरिका में रोजगार के अवसर से वंचित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। जाहिर है, जो युवा इस आशंका से जूझ रहे थे कि अब न केवल उनका वहां रहना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि अच्छी नौकरी के जिस सपने के साथ वे वहां जाने वाले थे या गए थे, वह एक तरह से छीन लिया जाएगा। यह एक विचित्र स्थिति है कि जिस आदेश को अमेरिकी युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में सबसे बड़े सहायक कारक के रूप में देखा जा रहा है, उसका कोई बड़ा फर्क मौजूदा हालात में नहीं आने वाला है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक अमेरिका में H-1B वीज़ा धारकों में से सबसे ज़्यादा युवा कंप्यूटर से जुड़ी नौकरी करते हैं, लेकिन ऐसी नौकरियों में अभी भी वहाँ बेरोजगारी की दर काफ़ी कम है, जबकि अन्य नौकरियों में फ़िलहाल बेरोजगारी दर करीब 4% से बढ़कर 13.5% हो गई है। साफ है कि H-1B वीज़ा से संबंधित नए आदेश पर अमल के बावजूद अमेरिकियों को कोई बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा है, लेकिन इस वीज़ा के तहत वहाँ काम करने वाले लोगों का भविष्य जरूर अनिश्चित हो जाएगा। H-1B वीज़ा अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कामगारों को नियुक्त
करने की अनुमति देता है। वहाँ की कंपनियां विदेशी युवाओं को इसलिए भी मौका देती हैं कि उनके वेतन या दूसरे मदों में उन्हें अमेरिकी नागरिकों के मुकाबले काफ़ी कम खर्च करना पड़ता है। यानी यह व्यवस्था एक तरह से अमेरिकी कंपनियों के आर्थिक हित से जुड़ी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस नए नियम को लेकर अभी ज़्यादा संवेदनशील नज़र आ रहे हैं, तो शायद इसलिए कि 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने H-1B वीज़ा को अमेरिकी हितों के खिलाफ बताया था और इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। अब एक बार फिर उन्हें इस मुद्दे को हवा देने का मौका इसलिए मिल गया है कि वैश्विक महामारी और पूर्णबंदी के दौर में रोजगार का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है और वे इस बहाने अमेरिकी लोगों के हित की लड़ाई लड़ने का दावा कर सकते हैं। इसलिए इस मुद्दे को हवा बना देना उनकी चुनावी राजनीति की ज़रूरत भी है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका में रोजगार क्षेत्र में बहुत कम फर्क डालने वाले इस मसले पर उन्हें इतना सख्त रवैया अपनाना जरूरी क्यों लगा, जबकि वहां के चुनावी नतीजे पर प्रवासी भारतीयों के रुख का भी खासा असर पड़ता है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि इस फैसले से अमेरिका में ट्रंप सरकार की नीतियों से उपजे असंतोष की भरपाई करने में कितनी मदद मिलेगी, लेकिन यह जरूर होगा कि अमेरिका में अच्छे भविष्य का सपना पालने वाले भारतीय और दूसरे देशों के युवाओं के सामने चुनौतियां गहरा जाएंगी। पाकिस्तान के लिए सरहद का मामला मानो बच्चों का खेल हो कि जहां चाहा बाहें फैलाकर किसी भी इलाके पर अपना दावा ठोक दिया। अभी तक वह कश्मीर और लद्दाख को अपने देश का हिस्सा बताता रहा है। अब उसने कश्मीर के सियाचिन से लेकर गुजरात के जूनागढ़ तक पर अपना दावा जता दिया है। पाकिस्तानी मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के उन सभी इलाकों को पाकिस्तान में दिखाया गया है जिन्हें लेकर विवाद रहा है। अब इस नक्शे को वह संयुक्त राष्ट्र में पेश करना चाहता है। पाकिस्तान ने यह कदम कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने की बरसी से एक दिन पहले उठाया। इस मौके पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ जमकर बरसे भी। अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला पाकिस्तान को फांस की तरह चुभता रहा है। इस मामले को उसने जहां मौका मिला अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया, मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। अब उसने सीधे अपने नक्शे में बदलाव कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र का ध्यान खींचने के लिए सीमा विवाद वाले देश इस तरह अपने नक्शों में बदलाव करते रहते हैं, पर इससे पाकिस्तान को सिर्फ अपनी खुन्नस मिटाने के अलावा हकीकत में हासिल
क्या होगा शायद उसे भी ठीक से नहीं पता। कुछ समय पहले नेपाल ने भी इसी तरह अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी कर भारत के हिस्से वाले काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा इलाकों को अपना बताया था। पाकिस्तान भी उसी के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। चीन पहले ही वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास वाले कई इलाकों पर अपना हक जताता रहा है। इसे लेकर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। बातचीत का दौर चल रहा है पर अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। इन स्थितियों को देखते हुए समझा जा सकता है कि पाकिस्तान और नेपाल केवल खुन्नस में या फिर वास्तव में अपने हक के लिए भारत से यह तनातनी मोल लेने को तत्पर नहीं हैं। चीन ने इन दोनों देशों में भारी निवेश किया है। पाकिस्तान पहले ही अमेरिकी सरपरस्ती छोड़कर चीन के साथ जा लगा है। आतंकवाद के मसले पर पिछले 4-5 सालों से उस पर अमेरिकी शिकंजा काफ़ी कसा है, जबकि चीन लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका बचाव करता रहा है। चीन का अपना स्वार्थ भी है कि पाकिस्तान में अपनी पैठ बनाकर वह भारत पर दबाव बना सकता है। नेपाल में भी अपनी मौजूदगी बनाने के पीछे उसका यही मकसद है कि वहां से भारतीय सेना का गतिविधियों पर वह आसानी से नज़र रख सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने यह नई नक्शेबाजी चीन के और निकट आने के मकसद से ही की है। मगर इस तरह पाकिस्तान कभी अमेरिका तो कभी चीन के हाथों की कठपुतली बनकर कब तक भारत से दुश्मनी निभाता रह सकता है। इमरान खान ने सत्ता की बागडोर संभाली थी तो उन्होंने सरहद के झगड़ों और दहशतगर्दी को तरजीह देने के बजाय देश की तरक्की को तवज्जो देने का मंसूबा जाहिर किया था। मगर वे भी फिर उसी रास्ते पर लौट आए जिस पर वहाँ के पुराने हुक्मरान चलते आए थे। पाकिस्तान मुफलिसी में गर्क है और किसी न किसी ताकतवर देश का दामन पकड़कर गुजारा चलाता रहा है। ऐसे में वह सरहद के झगड़ों में पड़कर अपना और नुकसान करेगा। जहां तक संयुक्त राष्ट्र की बात है, वहां पहले ही उसकी असलियत उजागर है, सो उसके नए नक्शे पर शायद ही कोई गौर करे। स्टॉप।